हेलो फ्रेंड्स, टू एट सरकारी में आपका स्वागत है। आज के जीएस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। कल हम लोगों ने गांधी युग स्टार्ट किया था और गांधी जी भारत कब आए थे और भारत में उन्होंने क्या क्या मूवमेंट शुरू किए, इस पे हम लोग डिस्कशन शुरू कर चुके थे। तो थोड़ा सा कल का रिवीजन करने के बाद हम लोग आज चलेंगे साइमन कमीशन और स्वराज पार्टी के बाद, देन असहयोग आंदोलन और गांधी युग समझौता, उसके बाद तो गांधी जी 1893 में भारत से अफ्रीका गए थे ऐसा सफारी जहाज के द्वारा। सेंट पीटरबर्ग में इनको उतार दिया गया था रंग भेद की नीति के लिए। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का विरोध किया, नटाल कांग्रेस बनाई और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। ओपिनियन पत्रिका भी इन्होंने अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन पत्रिका भी इन्होंने अफ्रीका में निकाली थी। 1908 में ये पहली बार जेल गए। 1915 में ये वहां से वापस आ गए। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। 1915 में जब ये भारत आए तो पहली बार इन्होंने साबरमती के नदी के तट पर एक आश्रम बनाया 1915 में, और उसका पुनरुद्धार 1916 और 17 में इन्होंने किया। उस आश्रम का नाम रखा गया साबरमती आश्रम। जिस आश्रम के रूम में ये रहते थे, जिस कुटिया में ये रहते थे, उसका नाम था हृदय कुंज। गांधी जी बहुत लोकप्रिय नेता थे, पढ़े लिखे बैरिस्टर थे और बहुत ख्याति और नाम कमा चुके थे। इनका नाम सुनकर बहुत सारे जो मूवमेंट से जुड़े व्यक्ति थे, इनसे संबंधित जितने भी आदमी थे, वो इनसे जुड़ने का प्रयास करने लगे। इसी प्रयास के दौरान 1916 में बीएचयू की स्थापना होती है और बीएचयू के उद्घाटन के लिए महात्मा गांधी को लाला लाजपत राय के द्वारा बुलाया जाता है। लाला लाजपत राय के बुलावे पत्र पर ये जाते हैं और वहां पे रामचंद्र शुक्ल नामक एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है जो बिहार से आते हैं, और ये स्पेशली ये गांधी जी के लिए ही आए थे। चूंकि ये गांधी जी को डायरेक्टली नहीं जानते थे तो लाला लाजपत राय के थ्रू ये उनके पास गए। मदन मोहन मालवीय भी उसमें थे। उसके बाद इनकी बैठक हुई बीएचयू में। बीएचयू में रामचंद्र शुक्ल और महात्मा गांधी के बीच जो बातें हुई वो नील की खेती से संबंधित 3 कठिया प्रणाली से हुई थी, और अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी उसके खिलाफ गांधी जी को जब पता चला तो गांधी जी बहुत उदास हुए और उन्होंने उसी वक्त बिहार जाने की ठान ली। बिहार के ये जब चंपारण पहुंचे तो गांधी जी का नाम सुनकर ऐसा कहा जाता है कि चंपारण के हर व्यक्ति ने गांधी जी के सामने अपनी गुहार लगाई। गांधी जी जाने के दूसरे दिन ही इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। ये गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था। और उसके बाद जब चंपारण आंदोलन किया तो नील की खेती का विरोध से संबंधित 3 कठिया प्रणाली, ये याद रखना भाई, 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? नील की खेती से। और किस मूवमेंट से संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से। गांधी जी जब चंपारण में इन्होंने किसानों की मदद की और ये जीत गए तो उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद का रास्ता अपनाया। अहमदाबाद मिल मजदूर जो थे तो वो अपने भत्ते को लेकर बहुत परेशान थे। भत्ता उनको नहीं मिल रहा था, पगार भी उतनी नहीं मिल रही थी। गांधी जी ने वहां पे भूख हड़ताल की। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि गांधी जी की पहली भूख हड़ताल क्या थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। गांधी जी ने वहां भी मजदूरों को न्याय दिलाया। 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह भी किया, और खेड़ा सत्याग्रह करने के बाद 1919 में जब ये साबरमती आश्रम में थे तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट जिसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था। उसके पहले 1917 में खिलाफत मूवमेंट हो चुका था। खिलाफत मूवमेंट होने के बाद भारत में एक विद्रोह की ज्वाला भड़की मुसलमानों के द्वारा, और उसके 1917 के पहले भी एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक हो गए थे। हिंदू और मुसलमान एक हो गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदू और मुसलमान एक हो गए? तो लखनऊ अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसी के पैरेलल सहजानंद सरस्वती भी थे
जो आगे चलकर लखनऊ में किसान महासभा की स्थापना करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से ही संबंधित थे। तो जब हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी एक हो गई, तो वही अंग्रेजों की दिक्कत, खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। खिलाफत मूवमेंट से संबंधित है अली बंधु शौकत अली और लियाकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, ये दोनों ही खिलाफत मूवमेंट से संबंधित है। खिलाफत मूवमेंट तुर्की के समर्थन में और इंग्लैंड के विरोध में था। जब ऐसा हुआ तो महात्मा गांधी ने नवंबर में सर्वदलीय बैठक बुलाई इलाहाबाद में। महात्मा गांधी ने इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और जितने भी नेता थे, चाहे वो हिंदू नेता हो, चाहे वो मुस्लिम नेता हो, सभी ने एक मंच साझा करके और एक सुर में इंग्लैंड का विरोध किया, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। तो हमारे थे महामना मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आता, जिसको बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। तो रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया गया। उसके बाद हमारा हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में जल्ली की एक संपत्ति थी, जिसमें सैफुद्दीन किचलू की और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांति विरोध हो रहा था, है ना। शांति विरोध हो रहा था, किसी को कोई परेशान नहीं किया जा रहा था, ना ही पुलिस को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बट फिर भी जनरल ओ डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी और तकरीबन 1000 से अधिक व्यक्ति लोग मारे गए। उसमें एक बच्चा ही जीवित बचा था, जिसका नाम था ऊधम सिंह, ठीक है। उसके बाद हंटर कमेटी आई उसके लिए अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी जांच में लगभग 325 व्यक्ति मारे गए। उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी के ने ये रिपोर्ट दी कि कम से कम 1000 व्यक्ति मारे गए थे उस जघन्य हत्या कांड में। उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ के दौरान भी अंग्रेजों ने कई वारदातों को अंजाम दिया। इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने शुरू कर दिया अपना असहयोग आंदोलन। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन का क्या कारण था। तो असहयोग आंदोलन के कारण थे रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट। रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट का जो विरोध किया था अंग्रेजों ने, वो खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तीनों ही असहयोग आंदोलन के कारण बने थे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को कोलकाता अधिवेशन से प्रस्ताव पारित कराकर शुरू किया और उसी दिन एक बहुत महान नेता की मृत्यु भी हो गई थी, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1893 और 1895 में क्रमशः महाराष्ट्र मुंबई में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना स्टार्ट किया था। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये मूवमेंट आगे चला। आगे चलने के बाद बहुत सारे जो व्यक्ति थे इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हुआ, सियालदास हुए, अंबिका चंद मजूमदार हुए, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन से इसको पास कराकर चालू कर दिया गया। सभी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस विदेशी वस्त्र के होली जलाने का भी विरोध किया था। वो थे हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद 12 फरवरी 1922 की घटना हमने आपको बताई थी कि चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक पुलिस थाने के 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है। मुक्तेश्वर वहां का थाना इंचार्ज था। भगत सिंह जैसे अन्य व्यक्ति जो गरम दल से संबंधित थे, उन्होंने ऐसा काम किया था। गांधी जी ने क्षुब्ध होकर गुजरात के वारदोली में की बैठक के दौरान, ध्यान सुनना, गुजरात के वारदोली की बैठक के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया। अब यहां से हमारी आज की पहली क्लास स्टार्ट होती है। ये आपका एक क्विक रिवीजन था। असहयोग आंदोलन हमारा फरवरी 1922 को खत्म हो गया।
समाप्त कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इसके दौरान, इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। याद रखना, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। 1923 1923 में कहां की गई? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में की गई। सी आर दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सी आर दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। सी आर दास इसके पहले अध्यक्ष थे। सी आर दास इसके पहले अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री बनाए गए। याद रखना भाई, जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, कहां बनाई गई थी? इलाहाबाद में। कब बनाई गई थी? 1923 में। किसने बनाई थी? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। इसके पहले महामंत्री कौन थे? महामंत्री थे हमारे मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले चुनाव में भाग लिया। चुनाव में भाग लेने के बाद विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल असेंबली का अध्यक्ष चुनवाया। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, याद रखना भाई, एक व्यक्ति थे विट्ठल भाई पटेल को इन्होंने सेंट्रल असेंबली का अध्यक्ष बनाया। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल असेंबली का अध्यक्ष बनाया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विट्ठल भाई पटेल। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। भारत में पहला सांसद देने वाली पार्टी का क्या नाम था? तो वो थी हमारी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब बनाई गई थी भाई? 1923 में। 1923 में बनाई गई थी स्वराज पार्टी। किसके द्वारा? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इसके पहले अध्यक्ष सी आर दास और महामंत्री मोतीलाल नेहरू थे। इलाहाबाद में बनाई गई थी। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? अकबर ने। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है साइमन कमीशन। स्वराज पार्टी से आपको इतनी बात याद रखनी है, स्थापना कब हुई थी? 1923 में। किसने की थी? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? सी आर दास। महामंत्री मोतीलाल नेहरू। इसने सबसे पहला अध्यक्ष किसको चुना था? विट्ठल भाई पटेल को। तो अब आता है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन भारत कब आया था और इसका मेन कारण क्या था? ये साइमन कौन था? ठीक है, याद रखना, ये जो सर जॉन साइमन ये इंग्लैंड के उदारवादी पार्टी का नेता था। याद रखना, सर जॉन साइमन की पार्टी का क्या नाम था? उदारवादी पार्टी इंग्लैंड से संबंधित था। भारत आने का मेन कारण क्या था? साइमन कमीशन था, उसका भारत में आने का मेन उद्देश्य क्या था? भारत का संवैधानिक विकास करना। जो साइमन कमीशन था जिसके अध्यक्ष हमारे सर जॉन साइमन थे, उसका भारत आने का मेन मोटो क्या था? भारत का संवैधानिक विकास करना। सर जॉन साइमन किस पार्टी से थे? उदारवादी पार्टी। अब दिक्कत ये आ जाती है यार कि भारत का संवैधानिक विकास करना है आपको, ठीक है, मैंने मान लिया, तो क्या भारत में कोई आदमी नहीं था जिसको आपने इस कमीशन में शामिल कर लो? तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके कहने पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? ठीक है, तो भाई नोट कर लेना कि इरविन के कहने पर, इरविन वायसराय था, इरविन के कहने पर इसमें कोई भारतीय नहीं रखा गया। इसमें कोई भारतीय नहीं शामिल किया गया।
ठीक है, इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया। अच्छा एक बात, आपको भारत का संवैधानिक विकास करना है, आप इंग्लैंड से चल के आए हो, भारत का ही विकास करना है और भारत का ही कोई आदमी नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? तो इसे श्वेत पत्र भी, इसे श्वेत नेता भी कहा गया है। इसमें कोई था नहीं, है ना, इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसको अंग्रेजों का कानून कहा गया, अंग्रेजों का कानून। अब इसके बाद मद्रास अधिवेशन होता है, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है 1927 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी साहब करते हैं, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी करते हैं। इसका विरोध, मद्रास अधिवेशन से ही इसका विरोध, ऑफिशियल विरोध शुरू हो गया था। जिन्ना ने भी इसका बहुत खुल के विरोध किया था, जिन्ना ने विरोध किया, लेकिन एक पंजाब की पार्टी थी, पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया था। याद रखना भाई, पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी थी, पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। किसकी अध्यक्षता में आया था? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन कौन था? ये इंग्लैंड की उदारवादी पार्टी के एक नेता था। इसका मेन उद्देश्य था भारत के संवैधानिक विकास करना। कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इरविन के कहने पर ही इसमें किसी भी भारतीय आदमी को शामिल नहीं किया गया। मद्रास अधिवेशन 1927 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में इसका विरोध शुरू हुआ, और साइमन कमीशन का विरोध करते करते एक व्यक्ति जिनका नाम था मदन मोहन, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। वो हत्या कैसे हुई थी? तो लाठी खाने के बाद लाठी चार्ज किया गया था लाला लाजपत राय के ऊपर। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बड़ा दल है, एक बहुत सारे नेताओं का दल, बहुत सारे भारतीय व्यक्तियों का दल इसका विरोध कर रहा था। तो उनके लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई। वो लाठियां चलाने का आदेश किसने दिया था? वह कौन सा अंग्रेज था जिसने लाठी चलाने का ऑर्डर दिया था? याद रखना, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स। जैसे ही भगत सिंह को यह पता चला था कि सैंडर्स के कहने पर लाला लाजपत राय आज इस दुनिया में नहीं है, तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद 1929 में भगत सिंह ने लाहौर कांड किया था। लाहौर कांड, वो लाहौर कांड क्या था उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी हम साइमन कमीशन पे हैं। तो साइमन कमीशन के बारे में इतनी डिटेल आपको पता चल गई होगी, है ना। और फाइनली अगर हम ये आज देखें तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, वही रिपोर्ट 1935 के एक्ट में छापी गई, और वही रिपोर्ट आज हमारा संविधान है। क्या आपको ये पता है? अगर ना पता हो तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो साइमन कमीशन आया था, इसको किसी भारतीय ने पढ़ा नहीं था। ठीक है, आपने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी होगी उसमें यही लिखा है कि इसका विरोध किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। लेकिन क्या किसी ने इसके पन्ने पलट के देखे थे कि अंदर क्या लिखा है? क्या किसी ने देखे थे? क्या किसी किताब में ऐसा लिखा है? हमारे हिसाब से मार्केट में जितनी भी किताबें हैं, ऐसा किसी में नहीं लिखा है कि किसी भी भारतीय महापुरुष ने, किसी भी भारतीय व्यक्ति ने साइमन कमीशन को पढ़ा या साइमन कमीशन को सुना। भाई इनका सिर्फ एक ही नारा था, भारतीय नहीं तो साइमन कमीशन भी नहीं, भारतीय नहीं तो साइमन कमीशन भी नहीं। यही साइमन कमीशन रिपोर्ट आगे चलकर 1935 का एक्ट बना था पूरा। भाई काम ही था इसका भारत का संवैधानिक विकास करना। अरे कम से कम पढ़ लिया जाता उसको हमारे हिसाब से। अगर हम लोग आज की बात करें, देखो हम 1927 में क्या सिचुएशन थी,
हम में से किसी को नहीं पता है, हम में से किसी को नहीं पता है कि उस समय क्या सिचुएशन थी। अगर विरोध हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है उस समय ऐसा माहौल बना होगा कि विरोध तय होगा। लेकिन आज की सिचुएशन में अगर हम बात करें तो भाई हर नौजवान यही बोलेगा यार एक बार पढ़ लेते, क्या दिक्कत है उसको, एक बार सुन तो लेते, नहीं भारतीय तो कोई बात नहीं, सुन लेते, हो सकता है यार तुम्हारे मन की बात अंदर हो, है ना। और हमारे हिसाब से वही था कि भारतीयों के मन की बात ही साइमन कमीशन के अंदर थी, साइमन कमीशन के अंदर थी। और वही आगे चलकर 1935 का एक्ट बना, और 1935 के एक्ट बनने के बाद वही आज हमारा संविधान तैयार है। क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद, लगभग 250 से ज्यादा अनुच्छेद 1935 के एक्ट से हूबहू लिए गए, ये आपको भी पता है ना। और 1935 का एक्ट ये साइमन रिपोर्ट है, ठीक है। तो उस समय इसका विरोध, देखो उस समय जब विरोध हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कारण जरूर होगा, बिल्कुल कि अंग्रेजों का विरोध है और हम ये करेंगे वो करेंगे, हम नहीं सुनेंगे। तो लेकिन आज की सिचुएशन से मतलब एक बार पढ़ लेते है ना, और वही हुआ। आज वही हमारा संविधान, हम लोग साइमन कमीशन रिपोर्ट ही पढ़ रहे हैं। अगर हम ये बोले कि क्या आज भी साइमन कमीशन रिपोर्ट है, बिल्कुल है। हमारे संविधान की जो किताब है, जो दिल्ली के हॉल में रखी है, नाइट्रोजन गैस के अंदर रखी है ना, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में लिखी हुई रखी है। प्रारूप समिति ने जो 284 सदस्यों के द्वारा साइन कराई थी वो रखी है। तो वो ये बिल्कुल इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये साइमन कमीशन रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। साइमन कमीशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोग नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, इसको क्या बोला गया, व्हाइट मैन कमीशन, या कहीं इसको अंग्रेज कमीशन नहीं बोला गया, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। दूसरा, इसका विरोध लगभग पूरे भारत में हुआ था। तो भारत में लखनऊ में इसका विरोध किसने किया था, लखनऊ में खलीक उज्म खान ने, लखनऊ में खलीक उज्म खान ने, तथा ये जो साइमन कमीशन था 1927 में भारत आया था। बंबई कब पहुंचा था, 1928 में बंबई पहुंचा, 1928 में बंबई पहुंचा, जहां टी प्रकाशम ने इसका विरोध किया, टी प्रकाशम ने इसका विरोध किया। अब देखो, लखनऊ में इसका विरोध किया था खलीक उज्म खान ने, बंबई में इसका विरोध किया टी प्रकाशम ने। इसका दूसरा नाम था व्हाइट मैन कमीशन। अब देखो, इसके बाद आता है औद्योगिक कांग्रेस। भारत में औद्योगिक कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तो ये भी फैक्ट निकल के आता है कि औद्योगिक कांग्रेस तथा हिंदू महासभा, औद्योगिक कांग्रेस तथा हिंदू महासभा ने भी तेज बहादुर सप्रू, बहुत बड़े वकील थे, तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में विरोध किया, तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में विरोध किया। समझ गए ना। आप देखो, लखनऊ में विरोध किया था एक शख्स था खलीक उज्म खान। देखो, ये सारणी में पूछा जाता है कि लखनऊ एक तरफ, खलीक उज्म खान एक तरफ, बंबई एक तरफ और टी प्रकाशम एक तरफ, तेज बहादुर सप्रू एक तरफ, औद्योगिक कांग्रेस एक तरफ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो औद्योगिक कांग्रेस में दूसरा एक ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू का भी डाल देता है। तो बहुत सारे लड़के जवाहरलाल नेहरू को औद्योगिक कांग्रेस को कांग्रेस समझकर उसमें लगा देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की। भाई उसका आंसर होता है महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1906 में, 1905-1906 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस और टालस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका भी उन्होंने अफ्रीका में ही निकाली थी। क्वेश्चन पूछा था, गांधी जी जेल पहली बार कब गए,
बहुत सारे बच्चे लगाते हैं 1917 में चंपारण आंदोलन, बिल्कुल गलत है। 1908 में अफ्रीका में गांधी जी सबसे पहली बार जेल गए थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। टॉपिक खत्म हो जाए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन जो आप 100 में 100% गलत करोगे, हम वही सिर्फ डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चन में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1885 में। थोड़ा स्मार्ट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें आप लोग गलती करते हो, देखो यार तैयारी सबकी है ना, थोड़ा बहुत सबको आता है ना, थोड़ा बहुत से ऊपर जो लेवल चला जाता है उसमें अगर आप तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी आप मैथ्स वगैरह देखना। ठीक है, औद्योगिक कांग्रेस तथा हिंदू महासभा ने तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में विरोध किया। लखनऊ में खलील कुतुब खान ने, बंबई में टी प्रकाशन ने इसका विरोध किया। अब देखो इसके बाद आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का इसमें क्या रोल था? और कोई बोलता है मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था, कोई बोलता है मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, है ना। कुछ बुक्स बोलती हैं कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, और कहीं कहीं मुस्लिम लीग का जो एक पार्ट था उसने समर्थन किया था। तो एक्चुअली रियलिटी क्या थी आज मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप मुस्लिम लीग हमारी मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, है ना। सलीमुल्लाह और आगा खान ने 1907 में इसका संविधान बना कराची अधिवेशन से। ठीक है, 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम और गरम दल में, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, तो अब मुस्लिम लीग एक्चुअली 1927 में, देखो ये 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी, है, और 1927 की मुस्लिम लीग में क्या डिफरेंस था? जो मुस्लिम लीग 1927 में थी वो कई गुट में बढ़ चुकी थी। एक तुम्हारा आ जाता है सफी गुट। सफी गुट ये बुक्स में नहीं मिलता है आपको, है ना, आप इसको जरूर अच्छे समझना। एक आपका आ जाता है सफी गुट, एक आपका आ जाता है मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी सफी गुट, और एक आता है मद्रास जस्टिस पार्टी। एक आ जाता है जिन्ना गुट, और एक आपका आ जाता है पंजाब जस्टिस पार्टी। जो मुस्लिम लीग 1906 बनी थी सलीमुल्लाह और आगा खान के द्वारा वकारुल मुल्क की अध्यक्षता में, है ना, तो वो मुस्लिम लीग अलग थी, है ना। और एक्चुअली मुस्लिम लीग जब 1906 से 1927 तक आते आते मुस्लिम लीग इतने गुट में विभाजित हो गई। जैसे आप भी देखते हो कि आज की जो कंडीशन है कांग्रेस में, कुछ नेता बोलते हैं कांग्रेस का नया अध्यक्ष होना चाहिए, कुछ नेता बोलते हैं राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, और कुछ नेता बोलते हैं कि सोनिया गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। तो मतलब कई गुट हो गए ना। ऐसे ही मुस्लिम लीग हमारी थी, इसमें भी कई गुट हो गए। एक सफी गुट था, एक जिन्ना गुट था, एक मद्रास जस्टिस पार्टी गुट था, एक पंजाब जस्टिस पार्टी गुट था। ये चारों गुट अलग अलग थे, और इन्होंने, और ये भाई देखो अलग अलग थे, तो अगर गुट हो गए तो गुटबाजी अगर हो गई तो विरोध तय है। अगर किसी भी सेक्शन में गुटबाजी हो रही है, कहीं पर भी दो पार्टियां आपस में बन रही है या दो दल आ रहे हैं, तो विरोध तय है। ठीक है, अगर एक दूसरा काम करेगा तो सामने वाला उससे अपोजिट काम करेगा। जिन्ना गुट और सफी गुट, जिन्ना गुट ने यार इसका जिन्ना गुट और सफी गुट एक होकर विरोध किया था। जिन्ना गुट और सफी गुट जो मुस्लिम लीग का था उसने साइमन कमीशन का विरोध किया था। लेकिन जो मद्रास जस्टिस पार्टी और पंजाब जस्टिस पार्टी थी, अगर इन्होंने विरोध किया तो ये क्या करेंगे भैया? बस यही क्वेश्चन फंस जाता है।
ये सभी लीग के ही पार्ट है। अच्छा, और एक बात, इसमें बहुमत किसके पास था? जो 4 गुट बने हैं, इसमें मुस्लिम लीग का बहुमत किसके पास था? जिन्ना गुट के पास। ठीक है, बहुमत था। जिन्ना गुट, सफी गुट, मद्रास जस्टिस पार्टी और पंजाब जस्टिस पार्टी। ठीक है, मुस्लिम लीग के गुट थे जिसमें बहुमत जिन्ना गुट के पास था। सफी गुट, जिन्ना गुट ने इसका विरोध किया था। व्हाइट मैन कमीशन का विरोध किया था जिन्ना ग्रुप ने, क्योंकि जिन्ना एंड कंपनी कांग्रेस से काफी अच्छे खासे संबंध रखती थी, है ना। जब इन्होंने विरोध किया तो भाई इन्होंने समर्थन किया। एंटी है ना भाई, विरोधी है तो हम समर्थन करेंगे। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने समर्थन किया था व्हाइट मैन कमीशन का? तो मद्रास जस्टिस पार्टी और पंजाब जस्टिस पार्टी। अगर इसको आप लेआउट बना के देखोगे तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के ही पार्ट है, बट अपने जो अपोनेंट ग्रुप है उनके विरोध की वजह से इन्होंने समर्थन किया। और कुछ बहुत सारी बातें हैं, अगर ज्यादा डिस्कस करेंगे तो टॉपिक से हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, साइमन कमीशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज है नेहरू रिपोर्ट। एक्चुअली यार नेहरू रिपोर्ट थी क्या, क्यों ये लाई गई, इसका मेन कारण क्या था, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि क्या इसकी प्रॉब्लम थी और अंग्रेजों ने इसमें क्या अमेंडमेंट किया। देखो, जो साइमन कमीशन आया था उसका मेन मोटो था भारत का संवैधानिक विकास करना। ठीक है, भारत में उसका जबरदस्त विरोध किया गया खूब, तो वो लागू नहीं हो पाया। तो उसके बाद भारत में एक अंग्रेजों का सचिव था उस समय, जो सेक्रेटरी था अंग्रेजों का भारत में, वो था लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड उस समय सचिव था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय भारत का सचिव कौन था जब साइमन कमीशन भारत आया था, या नेहरू रिपोर्ट के समय भारत का सचिव कौन था। मतलब ये 1928 में है ना, 1928 में। पहला क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट क्यों लाई गई। सबसे पहला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट क्यों आई। लॉर्ड बर्कनहेड है, जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ, साइमन कमीशन का मेन काम था भारत का संवैधानिक विकास करना। जब भारत में इसका विरोध शुरू हो गया तो लॉर्ड बर्कनहेड ने ये भारतीयों को एक चुनौती दे दी कि अगर हिम्मत है तो अब अपना संविधान बना के हमको दिखा दो, तुम ही कर लो। जो बर्कनहेड था, ये साइमन कमीशन मंगाया, है ना, कि आपका एक संवैधानिक विकास हो जाए, लेकिन आपने उसका विरोध किया। अगर विरोध किया तो भैया अपना खुद बना लो, हमसे मत बोलना कि हमारा संविधान बनाओ, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग अंग्रेज ये जानते थे कि भारत के जो व्यक्ति हैं बेवकूफ गंवार है, कुछ उनको आता जाता है नहीं, हम ही जो करेंगे वही ये लोग मान लेंगे, है ना। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सियारदार, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और हजरत मोहानी, ये महात्मा गांधी, हमारे सुभाष चंद्र बोस, इतने महान पढ़े लिखे आदमी हमारे इंडिया में है, और ये अपने आप को सिर्फ इस वजह से होशियार मानते थे कि ये इंग्लिश में फ्लुएंट थे। तो क्या भारतीयों को इंग्लिश नहीं आती थी? भैया महात्मा गांधी की आप इंग्लिश में स्पीच सुन लोगे ना तो आंखें खुली रह जाएंगी, है ना। तो भाई ये लोग कुल मिला के इंडियंस को इसलिए बिहेव करते थे कि भाई ये लोग काले हैं, हम गोरे हैं, बस सीधा, मतलब मेन फंडा इनका यही था। आज भी कई देशों में ये चल रहा है ना। पड़ोसी देश अपना अमेरिका में ही आप देख लो, अभी विद्रोह हुआ था, श्वेत विद्रोह और ब्लैक विद्रोह, है ना, लॉकडाउन के दौरान ही। तो नेहरू रिपोर्ट इसलिए आई थी कि बर्कनहेड ने इनको चैलेंज किया था। तो नेहरू रिपोर्ट लाया कौन था भाई? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नेहरू रिपोर्ट कौन लाया था? आपका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, ना कि जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट कौन लाया? मोतीलाल नेहरू। कब लाए? 1928 में। मोतीलाल नेहरू 1928। इसका मेन काम था भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास कैसे हो, संवैधानिक विकास कैसे हो, मतलब ये स्टेप दिए गए थे कि इस तरह से संवैधानिक विकास होगा। ये किसके खिलाफ थी?
साइमन कमीशन के खिलाफ, साइमन कमीशन के खिलाफ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइमन कमीशन के खिलाफ भारत में भारतीयों ने क्या लाया था, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के खिलाफ। अब देखो इस रिपोर्ट में क्या था, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी हमारी 1928 में, उसमें क्या था, उसमें सबसे पहली मांग थी डोमिनियल स्टेट बनाना, डोमिनियल स्टेट बनाना। दूसरी मांग थी वयस्क मताधिकार, दूसरी मांग क्या थी भाई, वयस्क मताधिकार। तीसरी मांग थी मौलिक अधिकार व महिलाओं की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और महिलाओं की स्वतंत्रता। चौथी मांग थी पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, चौथी मांग थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मांग थी भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेहरू रिपोर्ट में प्रांतों का गठन किस आधार पर करने का सुझाव दिया था, भाषाई आधार। याद रखना, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का सुझाव किसने दिया था, पहली बार तो नेहरू रिपोर्ट में लाया गया था। तो डोमिनियल स्टेट बनाना, वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार और महिलाओं की स्वतंत्रता, पृथक निर्वाचक मंडल, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये हमारी नेहरू रिपोर्ट के कुछ पार्ट थे। नेहरू रिपोर्ट में इनके बारे में जानकारी दी गई थी कि भाई ऐसे ऐसे हम अपना संवैधानिक विकास करेंगे, ऐसे ऐसे हम अपना संवैधानिक विकास करेंगे। लेकिन भारतीयों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी यार, आप लोग समझते होंगे, इसीलिए अंग्रेजों ने तकरीबन 300-350 साल हमारे ऊपर राज किया, सिर्फ इसी वजह से। क्या देखना भी, एक भारतीय ला रहा है नेहरू रिपोर्ट एक भारतीय ने लाई, तो दूसरे हमारे आगे जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जिन्ना गुजरात में काठियावाड़ स्थान है, उसके बगल में एक छोटा सा गांव था, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु टीवी की वजह से हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया जिन्ना की मृत्यु किसकी वजह से हुई थी, टीवी की वजह से, या किसकी मृत्यु टीवी की वजह से हुई थी, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर दिया, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और अपना 14 सूत्री फार्मूला ले आए, 14 सूत्री फार्मूला ले आए। जैसे ही लॉर्ड बर्कनहेड को पता चला कि ये इंडियन आपस में लड़ रहे हैं, तो उसने मौज ले ली इनकी। ठीक है, उसने इनकी मौज नहीं ली, उसने इंडियन की मौज ली। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो भाई, काम करोगे मौज लेने वाला तो मौज ली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और अंग्रेज तो यही चाहते ही थे, यही कर करके उन्होंने इतने दिन तक राज्य किया। एक भारतीय कुछ कर रहा, दूसरा तुरंत उसका विरोध करने लगता था। अगर वो कुछ कर रहा है तो ये तुरंत हम उसका, आप कुछ कर रहे हैं तो हम विरोध करेंगे, हम कुछ कर रहे हैं तो आप विरोध करेंगे, हम पढ़ा रहे हैं ना तो आप बोलोगे अरे कैसा पढ़ाते हैं, देख, है ना, ये है ना। तो इस टाइप की जो थिंकिंग थी वो कहीं ना कहीं आज भी है ना, कहीं ना कहीं आज भी, लेकिन आज अंग्रेज नहीं है। अगर अंग्रेज नहीं है तो कोई अंग्रेज है, दूसरा है ना, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध जिन्ना ने किया था, और नेहरू रिपोर्ट की विरोध के बाद उन्होंने अपना एक 14 सूत्रीय फार्मूला लाए। चलो हमने मान लिया कि भाई मोतीलाल नेहरू हिंदू थे, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान थे, इसलिए हो सकता है कि भाई विरोध किया हो। लेकिन और तो और दूसरा फैक्ट भी आप देख लो, नेहरू रिपोर्ट का विरोध खुद उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया। और जवाहरलाल नेहरू ने विरोध क्यों किया था, जो इनकी एक मांग थी नेहरू रिपोर्ट में, स्वायत्त कई डोमिनियल स्टेट बनाना। जो एक पॉइंट हमने आपको लिखा था डोमिनियल स्टेट बनाना, तो डोमिनियल स्टेट को लेकर जवाहरलाल नेहरू का विरोध था।
कि यार ऐसा नहीं ऐसा होगा। अच्छा, जब जवाहरलाल नेहरू का विरोध सामने आया मोतीलाल नेहरू के सामने, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है यार अपना करो तुम। तो इन्होंने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने विरोध क्यों किया, ये भी याद रखना। स्वायत्तकारी डोमिनियल स्टेट के लिए, डोमिनियल स्टेट के लिए इन्होंने विरोध किया, को लेकर विरोध किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या, पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज की मांग की। और इन्होंने एक काम और कर लिया, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडिया इंडिपेंडेंट लीग बना डाली। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग बनाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। तो इन्होंने क्या किया, जब ये अध्यक्ष बन गए तो इन्होंने क्या किया, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने झंडा गाड़ दिया और पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। झंडा गाड़ दिया, झंडा कहां गाड़ा, रावी नदी के तट पर। कब गाड़ा, 1929 में। अधिवेशन कौन सा था, लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। झंडा गाड़ दिया, तब इन्होंने क्या किया कि भाई पूर्ण स्वराज दो उनको। और इन्होंने क्या किया भाई, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। इसीलिए 26 जनवरी को हमेशा हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जब 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाया, कहा, रावी नदी के तट पर, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो जब इन्होंने इतना काम कर दिया तो माहौल दूसरा हो गया। ठीक है, जब अब देखो जवाहरलाल नेहरू ने यह काम किया, उधर हमारे गांधी जी कहां है इस समय, गांधी जी है ना, गांधी जी इस समय शुरू कर रहे हैं दांडी, कहां, साबरमती से। नमक कानून तोड़ेंगे, फिर वो सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इनका गांधी जी का और इरविन के साथ समझौता होगा, फिर सांप्रदायिक पंचायत आएंगे, है ना, और फिर अंबेडकर गांधी का पूना पैक्ट होगा, फिर गोलमेज होंगे, गोलमेज सम्मेलन, फिर 1936 का चुनाव होगा, फिर 1936 में ये किसान महासभा होगी, फिर उसके बाद त्रिपुरी संकट आएगा, है ना, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जाएगा, है ना, करो या मरो, है ना। उसके बाद क्रिप्स रिपोर्ट आएगी, वेबल योजना आएगी, माउंटबेटन प्लान आएगा। उसके बाद हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा। अभी स्टेप बहुत आगे, यहां से हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टार्ट होती है ना। सबसे पहला भाई एक बार वो साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन कौन था, उदारवादी नेता था इंग्लैंड में। साइमन रिपोर्ट लेके आए 1927 में। लखनऊ में इसका विरोध किसने किया था, खलीक उज्जमान खान ने, और बंबई में किसने किया था, पी प्रकाशम ने। उसके बाद क्यों इसका विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसको व्हाइटमैन कमीशन बोला गया। उसके बाद इसके खिलाफ लॉर्ड बर्कनहेट ने विरोध किया कि भाई भारतीय तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो नेहरू ने 1928 में, मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट दी, नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू रिपोर्ट का पहले ही विरोध किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, उन्होंने उसके खिलाफ 14 सूत्री फार्मूला ले आए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि स्वायत्त डोमिनियल स्टेट का इन्होंने विरोध किया था। और 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडिया इंडिपेंडेंट लीग बनाई और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की।
पूर्ण स्वराज की मांग। अब देखो पूर्ण स्वराज की मांग और स्वराज की मांग दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। अगर क्वेश्चन है स्वराज की मांग की किसने की, तो दादा भाई नौरोजी। कब? 1906। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, तो स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर स्पष्ट कर लेना भाई। पूर्ण स्वराज नेहरू, स्वराज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही माइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और भाई अपने आप को सुरक्षित जरूर रखिए। ठीक है, कोविड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इधर उत्तर प्रदेश में तो इसकी मतलब रेंज बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो अपने आप को सुरक्षित जरूर रखिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए।